हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से एनक्लेक्स क्रैश कोर्स की सेकंड क्लास को मैं लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। और आप सभी ने पहली जो क्लास थी हमारी, इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, प्यार दिया था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सब्सक्राइब भी किया था चैनल को, जो कि एक अच्छी बात है। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ एनक्लेक्स बेस, और उसके रैशनल भी देने वाला हूँ कि आंसर हुआ तो क्यों हुआ, और गलत आंसर है तो क्यों गलत आंसर है, ये भी हम बताएंगे। तो आपके सामने प्रश्न दिया गया है 26 नंबर कि ए क्लाइंट विद 2 days पोस्ट ऑपरेटिव कॉलोन रिसेक्शन। एक क्लाइंट है जिसको 2 days पोस्ट ऑपरेटिव कॉलोन रिसेक्शन सर्जरी हुई है, यानी कि एक क्लाइंट है जिसकी कॉलोन रिसेक्शन की सर्जरी हुई है। कॉलन पार्ट को, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट को, के कुछ पार्ट को क्या है काट कर बाहर निकाल दिया गया है आफ्टर ए कफिंग एपिसोड। अब क्या हुआ, उसकी सर्जरी हो गई। अब उसने क्या किया, कफ किया, मतलब उसको खांसी हुई बहुत ज़्यादा। और खांसी के बाद में क्या हो गया, जो उसके वुंड था, जो इसका घाव था जहाँ पर उसके सर्जरी हुई थी, स्टिचेस लगे थे, वहाँ का जो एरिया है, वुंड एरिया, वो क्या हो गया है, इविस्ट्रेट हो गया है। ठीक है। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कौन सा नर्सिंग एक्शन जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होने वाला है इस कंडीशन को देखते हुए। तो समझ में आया प्रश्न आपको। एक 2 दिन पहले क्या हुई है, किसी की सर्जरी हुई है कॉलॉन की। अचानक क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हुई, कफ हुआ, और उस कफ की वजह से क्या है, एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ गया, और एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो है, जो वुंड है वो एविसरेट हो गया, यानी कि वुंड का एरिया जो है वो क्या है, एविसरेट हो चुका है और बाहर आ चुका है। ठीक है। जो वुंड है वो अपनी स्टिचेस को से बाहर आ चुका है, मतलब कि आउटसाइड द कैविटी आ चुका है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। तो नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, इसको लेकर उसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला नर्सिंग एक्शन कौन सा होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन उसका क्या है इस कंडीशन को देखते हुए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, री इंसर्ट द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन एंड कवर द विथ 4x4 गॉस पीस। क्या आपको प्रोट्रूडिंग ऑर्गन जो दिया गया है उसको री इंसर्ट कर देना है वापस 4x4 की गॉस की सहायता से। पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि कवर द वुंड विथ स्टेराइल 4x4 एंड एबीडी ड्रेसिंग। आप जो ड्रेसिंग है वो कीजिए उस एरिया की विथ 4x4 गॉस पीस, और एबीडी ड्रेसिंग आपको करना है। तो बी ऑप्शन आपका ये कह रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, कवर द वुंड विथ स्टेराइल सेलाइन शॉक्ड ड्रेसिंग। आप कवर कीजिए एरिया को स्टेराइन सेलाइन शॉक्ड ड्रेसिंग से, ये तीसरा ऑप्शन कह रहा है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अप्लाई एन एब्डोमिनल बाइंडर। आप एब्डोमिनल बाइंडर का को अप्लाई कीजिए और मैनुअल प्रेशर लगाइए वुड पे। तो दोस्तों, चारों ही ऑप्शन देखने में क्या हो रहा है, बिल्कुल सही प्रतीत हो रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन बेहतर उत्तर का चयन आपको करना होता है, यही जो है हम क्लास के अंदर बताते हैं कि बेहतर उच्चयन को आप बेहतर आंसर कौन सा इसका चूज कर सकते हैं, इसी क्लास के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर बेहतर आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका अंदर जो इंपॉर्टेंट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सी में बोल रहा है कि स्टेराइल सलाइन शॉक ड्रेसिंग से क्या है, आप उसको कवर कीजिए। सबसे पहला काम ये होता है नर्सिंग का। अगर क्लाइंट के वुंड इविसरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है अपने एब्डोमिनल कैविटी से, तो एब्डोमिनल कंटेंट का बाहर आना ही क्या कहलाता है, वुंड इविसरेशन कहलाता है। तो आपको क्या करना है, स्टेराइल सलाइन शॉक ड्रेसिंग से क्या करना है, उसको कवर कर देना है। आप कभी भी किसी भी जो भी कंटेंट है, स्टोमक कंटेंट, उसको क्या है, रीइंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इससे क्या है, इंपॉर्टेंट है कि भाई चीज़ें और भी ज़्यादा हो सकती है खराब। इंसर्ट नहीं करना है, बैक प्रेशर आपको नहीं लगाना है। इसलिए जो है आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस कंडीशन को देखते हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कवर द वुंड विथ स्टेराइल सेलाइन एंड शॉक्ड ड्रेसिंग। तो पहला उत्तर क्या हो गया आपका, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The nurse preparing for a client for surgery, which item is most important to remove before sending the client to surgery? एक नर्स है जो किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार कर रही है, इसकी सर्जरी होने वाली है किसी पेशेंट की। तो विच आइटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमूव बिफोर सेंडिंग द क्लाइंट टू सर्जरी। तो सर्जरी होने से पहले कौन से आइटम को
रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर किसी पेशेंट ने उसको पहना हुआ है तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका हियरिंग एड, दूसरा ऑप्शन है आपका कॉन्टेक्ट लेंसेज, तीसरा ऑप्शन है वेडिंग रिंग्स और आर्टिफिशियल आई। तो आपको देखने में चारों ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे कि सभी चीज़ों को हटाना जरूरी है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बेहतर आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कोई पेशेंट है जो सर्जरी के अंदर जाने वाला है, उसकी कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर उसने लगाए रखे हैं, आइस के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हुआ है, तो उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आप पूछेंगे सर क्यों होता है? देखिए दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लेंसेज को हटाना, क्योंकि ये जो है इसके कारण क्या हो सकता है, कॉन्टेक्ट लेंसेज को हटाना जरूरी है, ठीक है, रिमूव करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपने इसको लीव रहने दिया तो ये क्या कर सकता है, कॉर्नियल ड्राइंग कर सकता है, कॉर्निया को ड्राई कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और पर्टिकुलरली कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है, एक्सटेंडेड वियर लेंसेज, मतलब वियर लेंसेज जो आप वियर करते हैं उसको हटाना ज़रूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सर्जरी करने से पहले कॉन्टेक्ट लेंसेज को जलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कॉर्निया को ड्राई कर सकता है सर्जरी के दौरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट। द नर्स ऑन द 3 to 11 shift is assessing a client with abdominal aneurysm scheduled for surgery in the morning and finds that the consent form has been signed, but the client is unclear about the surgery and possible complication, which is most appropriate action। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक नर्स है जिसके 3 से 11 बजे की शिफ्ट है, वो एक पेशेंट के चार्ट को असेस कर रही है, क्लाइंट के चार्ट को असेस कर रही है, जिसको क्या हुआ है, एब्डोमिनल एनोरिज्म हुआ है, जिसकी सर्जरी होने वाली है मॉर्निंग के अंदर। एंड फाइंड दैट द कंसेंट फॉर्म हैज़ बीन साइन, और उसने देखा कि जो कंसेंट फॉर्म है वो साइन हो चुका है, बट द क्लाइंट इज अनक्लियर अबाउट द सर्जरी, लेकिन क्लाइंट को पता नहीं है सर्जरी के बारे में, वो उसको पूरी तरह से क्लियर नहीं है क्लाइंट जो पेशेंट है, और उसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस जो है उसके बारे में भी पता नहीं है। तो नर्स को इस चीज़ को देखते हुए क्या पॉसिबल अप्रोप्रिएट एक्शन नर्स का होना चाहिए इस पेशेंट को देखते हुए, यानी कि एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी मॉर्निंग में होने वाली है, ठीक है, और उसने देखा है कि भाई जो कंसेंट फॉर्म है वो साइन हो चुका है, लेकिन पेशेंट जो है क्लियर नहीं है अपनी सर्जरी के बारे में और अपने पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं सर्जरी के, उसके बारे में क्लियर नहीं है। तो इसको देखते हुए नर्स का पहला काम क्या होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए नर्स का पेशेंट को देखते हुए, पेशेंट की इस कंडीशन को देखते हुए? तो पहला उत्तर क्या दिया गया है आपका, पहला ऑप्शन दिया गया है कि कॉल द सर्जन एंड आस्क हिम फॉर हर टू सी द क्लाइंट टू क्लेरिफाई द इंफॉर्मेशन। आपको सर्जन को क्या करना है, क्लियर करना है कि भाई सर्जन को आस्क करना है, बताना है कि पेशेंट को देखिए और उसके जो इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि वो क्लेरिफाई हो सके, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन दिया गया है एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कॉम्प्लिकेशन टू द क्लाइंट। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि चेक द फिजिशियन प्रोग्रेस नोट्स टू सी इफ द अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि चेक विद द क्लाइंट्स फैमिली टू सी दे अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फुली। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट को दिक्कत है, पेशेंट को समझ में नहीं आया है कि भाई सर्जरी किस लिए हो रही है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और नर्स जो आई है ना वो 3 से 11 की शिफ्ट में आई है। तो नर्स आने से पहले ही क्या है, कंसेंट फॉर्म साइन हो चुका है, सर्जरी किसकी हो चुकी है, वो चीज़ हो चुकी है, वो चीज़ सर्जरी जो होने वाली है उसके बारे में कंसेंट फॉर्म भी साइन हो गया है और शायद फैमिली को बता दिया गया है। तो इसके अंदर बेहतर उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, पहला उत्तर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सबसे पहले आप जो है सर्जन को कॉल कीजिए, सर्जन को बताइए और आस्क हिम और हर टू सी द क्लाइंट, और उनको कहना है कि आप क्लाइंट को एक बार देख लीजिए सर, और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है सर्जरी से रिलेटेड उसको क्लेरिफाई कर दीजिए। ये आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट बन जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आंसर बन जाता है। अब क्यों बन जाएगा, और ऑप्शन क्यों नहीं बन सकते ये भी देखेंगे हम। देखिए और ऑप्शन क्यों नहीं बन सकते, क्लाइंट नर्स आई है, वो क्लाइंट के चार्ट को असेस कर रही है, तो पहले से इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, कंसेंट फॉर्म साइन हो चुका है, तो पहले वाली शिफ्ट की नर्स है उसको पता होगा, उसके बाद में जो नर्स है इसके बारे में पढ़ाई करेगी। अब दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं सकता, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू कॉम्प्लिकेशन टू द क्लाइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना, कॉम्प्लिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना,
ये डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा, क्योंकि कंसेंट फॉर्म जो है डॉक्टर ने साइन कराया है और डॉक्टर ही से ही साइन कराया जाता है। कंसेंट फॉर्म डॉक्टर ही लेते हैं। तो डॉक्टर जब ही कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं जब फैमिली पूरी तरह से या पेशेंट पूरी तरह से क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो डॉक्टर कॉम्प्लिकेशन और प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है। थर्ड बात करें, थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? चेक द फिजिशियन प्रोग्रेस नोट्स टू सी द अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। आपको फिजिशियन प्रोग्रेस नोट्स करने का अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं सकता कि आपकी फैमिली को अंडरस्टैंड कराना है? नहीं दोस्तों, फैमिली को अंडरस्टैंड नहीं, आप पेशेंट को दिक्कत है, पेशेंट को चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो पेशेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली तरीके से प्रोसीजर को बताना पड़ेगा, ना कि फैमिली को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट रिस्क फॉर हाइपरफॉस्फेटेमिया, यानी कि आप एक क्लाइंट है उसको असेस कर रहे हैं जिसको क्या हो सकता है, क्या होने का रिस्क है, हाइपरफॉस्फेटेमिया, मतलब कि फॉस्फोरस का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द नर्स ऑप्टेन। तो हाइपरफॉस्फेटेमिया कंडीशन को देखते हुए कौन सी इंफॉर्मेशन जो है नर्स को क्या करनी है, लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है द हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट टू नेक रीजन। अगर कोई सर्जरी हुई है, उसके रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है कोई नेक के रीजन का, उसकी हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ए हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सी ऑप्शन, ए हिस्ट्री ऑफ मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, हिस्ट्री लेना कि भाई आपको फिजिकल एक्टिविटी कम तो नहीं हुई है आपकी पिछले दिनों में, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना। और लास्ट है ए हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट फूड इनटेक, कि पेशेंट क्या कौन कौन सा फूड खा रहे हैं उसकी हिस्ट्री लेना। तो हाइपरफॉस्फेटेमिया कंडीशन को देखते हुए जिसको रिस्क है हाइपरफॉस्फेटेमिया का किसी पेशेंट को, तो कौन सी हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है इस कंडीशन में। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री लेना है कि भाई कोई नेक के रीजन के अंदर कोई रेडिएशन का ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, कि आपकी कोई हिस्ट्री है क्या रेडिएशन ट्रीटमेंट की नेक रीजन में, इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? प्रीवियस रेडिएशन की जो सर्जरी हुई है वो माइट हैव डैमेज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, प्रीवियस रेडिएशन ट्रीटमेंट जो नेक की जो सर्जरी हुई है या नेक का जो ट्रीटमेंट हुआ है, रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है, वो क्या कर सकता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को डैमेज होने की वजह से भी की जा सकती है। ठीक है, जो कि थायराइड विच आर लोकेटेड ऑन द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है थायराइड के पीछे की तरफ होती है। ठीक है, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और फॉस्फोरस के रेगुलेशन में मदद करती है। इसलिए आपको ये पता लगाना है कि आपकी कोई नेक की सर्जरी तो नहीं हुई है पहले, या फिर नेक की सर्जरी हुई हो या नेक रीजन के अंदर कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ हो, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक रेडिएशन ट्रीटमेंट होने की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर क्या होती है, डिफेक्टनेस आती है, जो कि क्या जो आपकी कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के अंदर भी नुकसान पहुंचा सकती है अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ है, रेडिएशन ट्रीटमेंट। तो ये आपको सर्जरी, जो ये हाइपरफॉस्फेटेमिया वाले पेशेंट का रिस्क है किसी पेशेंट को, तो ये इसके बारे में हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके लिए हो जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द एक्यूट केयर यूनिट। एक क्लाइंट है जो एडमिटेड है कहाँ पर? एक्यूट केयर यूनिट के अंदर एडमिट है। ठीक है, इनिशियल लेबोरेटरी वैल्यूज़ जो इसके दी गई है उसके अंदर देखा है कि सीरम सोडियम लेवल जो है इसका 170 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है, मतलब कि बढ़ा हुआ आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। वाट बिहेवियर चेंजेस वुड मोस्ट कॉमन इन द क्लाइंट, तो कौन से बिहेवियर चेंजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे क्लाइंट को लेकर? तो एक पेशेंट है जिसका सीरम सोडियम लेवल 170 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है और एक्यूट केयर यूनिट के अंदर वो भर्ती है, तो कौन से बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलेंगे मोस्ट सूटेबल इस क्लाइंट को देखते हुए? तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये ऑप्शन आपसे दिए गए हैं। सबसे पहला है एंगर, दूसरा है मेनिया, डिप्रेशन और साइकोसिस। तो चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है दोस्तों? तो वो हो सकता है आपका मेनिया हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर साइकोमोटर कंडीशंस बढ़ जाती है। ठीक है, मेनिया इसका आंसर हो सकता है, जिसका क्लाइंट का लेवल 170 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जा के लगभग है। ठीक है, और उसको क्या हुआ है, हाइपर नेट्रीमिया हुआ है, हाइपर नेट्रीमिया हुआ है।
ठीक है। और ये हाइपरनेट्रीमिया होने की वजह से मैनिक बिहेवियर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैनिक बिहेवियर हो सकता है पेशेंट का सीरम सोडियम लेवल ज़्यादा हो रहा है तो, ठीक है, ये एसोसिएटेड करता है इससे, इसलिए मेनिया आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाता है। कैसे पेशेंट में मेनिया कंडीशन देखने को मिल सकती है जिसका सीरम सोडियम लेवल 170 मिलीग्राम पर लीटर पहुंच गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, द नर्स इज ऑब्टेनिंग ए हिस्ट्री ऑफ 80-year-old client. Which statement made by the client might indicate a possible fluid and electrolyte imbalance? एक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री ली गई है, जो कि 80 वर्ष का एक क्लाइंट है जिसकी हिस्ट्री ली गई, तो पॉसिबल फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री ली गई, 80 वर्ष का पेशेंट है, और उसमें देखा गया है कि कोई ऐसी साइंस, ऐसे स्टेटमेंट जो कि दर्शाते हैं कि इस पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम जो है कम हो चुका है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है, मतलब कि पेशेंट जो है डिहाइड्रेशन में जा रहा है। तो इसका कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसको क्लियर करेगा कि हाँ पेशेंट के अंदर पॉसिबल फ्लूइड वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो चारों ऑप्शन में से बेहतर आंसर आपको बताना है। तो देखिए, पेशेंट बोल रहा है कि माई स्किन इज सो ड्राई, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो चुकी है। आई ऑफन यूज ए लेग्जेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन, मैं बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव इस्तेमाल करता हूँ कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए। आई हैव ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ टी, मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ। और आई समटाइम्स हैव ए प्रॉब्लम विद ड्रिबलिंग यूरिन, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्या है ड्रिबलिंग यूरिन की, मतलब कि मेरे जो यूरिन है वो ड्रिबलिंग होता रहता है। पेनियल मसल कमजोर होने की वजह से भी हो सकता है। चलिए, तो इसके अंदर बेहतर आंसर कौन सा होगा जो कि दर्शाएगा कि हाँ पेशेंट को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, या होता है। ठीक है, तो 80 साल का व्यक्ति है, तो चारों ऑप्शन में से बेहतर आंसर कौन सा हो जाएगा। पेशेंट बोल रहा है कि मैं है ना कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव का इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, फ्रिक्वेंट लेग्जेटिव अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंट ये क्या करता है, डायरिया एंड हाइपरनेट्रीमिया करता है, ठीक है, सॉरी, डायरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस कराता है। क्योंकि आप अगर मान लो आप कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए, किसी पेशेंट 80 वर्ष का पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन बचाव के लिए बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव लेता है वो। अब लेग्जेटिव लेने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को फ्रिक्वेंट डायरिया भी हो सकता है ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो, और डायरिया के साथ में जो आपका फ्लूइड है वो भी लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो रहे हैं। तो ये क्या कर सकता है, बेहतर बता सकता है कि पेशेंट को जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं अगर लंबे समय तक वो लेग्जेटिव या कॉन्स्टिपेशन लेता रहता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 32 प्रश्न की। आपको क्लासेस पसंद आ रही है ना, ऐसे पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और किसी को लग रहा है थोड़ा स्लो है तो वो डबल एक्स की स्पीड में देख सकता है, 2x की स्पीड में, डबल स्पीड में करके देख सकता है, तो आपकी क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लाइंट विजिट टू द क्लिनिक आफ्टर डेथ ऑफ ए पेरेंट, एक क्लाइंट है जो विजिट करता है कहाँ पर, क्लिनिक के अंदर, अपने पेरेंट की डेथ के बाद में। विच स्टेटमेंट बाय मेड बाय द क्लाइंट सिस्टर सिग्निफाइज एबनॉर्मल ग्रीविंग, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्लाइंट की सिस्टर के द्वारा सिग्निफाइज हो रहा है जिससे हमको पता लगता है कि ये जो ग्रीविंग कंडीशन है ये एबनॉर्मल है। दोस्तों, ग्रीविंग कंडीशन जो है इसके अंदर आपने ट्रिक पढ़ी होगी, DABDA, जिसके अंदर डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये आता है जो कि कब होता है, जब कोई किसी लव वन को आप खो देते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ को आप खो देते हैं जो कि आपके बहुत ही क्लोज है, और पेशेंट जो है किसी के जाने के बाद में, किसी की डेथ के बाद में या कोई कंडीशन होने के बाद में ग्रीविंग प्रोसेस के दौरान गुजरता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आफ्टर डेथ ऑफ ए पेरेंट क्लाइंट विजिट करता है क्लिनिक के अंदर,
और कौन सा स्टेटमेंट जो है क्लाइंट की सिस्टर का ये कहता है कि उस पेशेंट के अंदर जो ग्रीविंग प्रोसेस है वो एबनॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस है, मतलब कि कहा नहीं जाता था कि ग्रीविंग प्रोसेस सही है। तो चारों ऑप्शन में से सही उत्तर का अपन को चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि माई सिस्टर स्टिल हैज एपिसोड ऑफ क्राइंग, मेरे सिस्टर को कभी कभी रोने के एपिसोड्स आते हैं, ठीक है। एंड इट्स बीन 3 मंथ, और 3 मंथ हो चुके हैं इस बात को, लेकिन फिर भी वो बार बार रोने लगती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सैली सीम्स टू हैव फॉरगटन द बैड थिंग्स दैट डैडी डिड इन हिज लाइफ टाइम, मतलब कि सैली सीम्स टू हैव फॉरगटन द बैड थिंग्स, सैली जो है वो जो है बैड थिंग्स को भूल नहीं पा रही है जो कि डैडी डिड हिज लाइफ टाइम, मतलब कि जो डैडी ने जो भी गलत काम किए थे, ठीक है। डैडी सैली सीम्स टू हैव फॉरगटन द बैड थिंग्स दैट डैडी डिड हिज लाइफ टाइम, मतलब कि जो इसके पिताजी ने जो भी गलत काम किए थे वो जो है सैली जो है फॉरगटन करना चाह रही है, मतलब कि भूलना चाह रही है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, सी रियली हैड ए हार्ड टाइम आफ्टर डैडी फर्नल, मतलब डैडी के गुजर जाने के बाद में वो जो है काफी बुरा समय उसके साथ बीत रहा है। शी सेड दैट शी हैज सेंस ऑफ लॉन्गिंग, उसने कहा है कि उसको लॉन्गिंग जैसी फील सेंस हो रही है। अब फोर्थ ऑप्शन है सैली हैज नॉट बीन सैड एट ऑल बाय द डैडी डेथ, सैली को कभी भी क्या नहीं हुई, बुरा फील नहीं हुआ, कभी भी वो सैड नहीं हुई डैडी के जाने के बाद में। शी एक्ट्स लाइक नथिंग हैज हैपन, और वो इस प्रकार से एक्ट कर रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों जब भी मैंने आपको डाबड़ा कंडीशन बताई थी, तो ये ऑप्शन आपको बोलना है कि कौन सी ऑप्शन ऐसा आपको बता रहा है कि ये जो है डाबड़ा जो मैंने बताया था आपको ग्रीफ प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। देखिए आप जो सिस्टर है वो कह रही है कि भाई वो एपिसोड्स हो रहे हैं क्राइम के हो रहे हैं, तो मतलब वो रो रही है, तो ये तो ग्रीफ प्रोसेस के अंदर आता है। सेकंड, वो अपने पिताजी की जो फॉरगटन भूलना चाह रही है, जो भी पिताजी ने गलत काम किए हैं, तो वो भी आता है इसमें, ठीक है, डिनाइल मोड में चली गई है। सी थर्ड, शी रियली हैड हार्ड टाइम विद डैडी फर्नल, ठीक है, शी एक्ट एज ए सेंस ऑफ लॉन्गिंग, ये भी आता है इसके अंदर। और लास्ट बात की जाए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि डी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा ग्रीफ प्रोसेस को। अरे जब पिताजी चले गए हैं, पिताजी नहीं है इस दुनिया में, तो उसको सैड होना चाहिए, लेकिन वो सैड नहीं है बिल्कुल भी, और वो जो है इस प्रकार से एक्ट कर रही है कि कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है। तो ये प्रोसेस ग्रीफ को नहीं दिखाता है, ये प्रोसेस यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रीफ कंडीशन के अंदर नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा अपन को दर्शा रहा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ग्रीफ के अंदर, ग्रीविंग कंडीशन के अंदर ये चीज एबनॉर्मल है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो समझ में आई आपको बात। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, ए नर्स रिकॉग्नाइज डेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वियर व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द क्लाइंट विद द कफ। एक नर्स है, रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसको कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी चीज आपको पहननी है जब भी आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसको काफी ज्यादा खांसी हुई है, मतलब कोई कफ कर रहा है, पेशेंट कोई कफ कर रहा है, तो उसको केयर करने से पहले आपकी कौन सी चीज आपको पहनी हुई होनी चाहिए, आपको इस्तेमाल में लानी चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क। मास्क का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, जब भी आप किसी पेशेंट को डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, कफ हुआ है, कि मास्क जो है सीधा आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाता है। गाउन भी चल जाएगा, ग्लव्स भी चल जाएगा, कवर शूज भी चल जाएगा, लेकिन मास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सीधा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बताता है ड्रॉपलेट ट्रांसफ्यूजन से। तो सीधा सा उत्तर था इसका, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस। ध्यान रखना दोस्तों, एक क्लाइंट है जिसका हेपेटाइटिस है, नर्स उसकी केयर कर रही है, और उसको क्या हुआ है, एक्सपीरियंसिंग पर्टूसिस, उसको पर्टूसिस भी हुआ है, सुना है ना, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, तो उसको पर्टूसिस भी हो उस क्लाइंट को। विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, तो इसको देखते हुए नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा बेहतर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस है
और साथ में उसको पर्टोसिस भी है, तो ध्यान रखना दोस्तों उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है। तो सजेस्ट दे द क्लाइंट टेक वार्म शावर, क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए कि आप वार्म शावर लीजिए, क्या ये करना है। एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट बाथ वाटर, क्लाइंट के बाथ वाटर के अंदर बेबी ऑयल डालना है। अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट स्किन, क्लाइंट की स्किन पे पाउडर लगाना है। या सजेस्ट हॉट वाटर रिंस आफ्टर बाथिंग, बाथिंग के बाद में हॉट वाटर रिंस यानी कुल्ला आपको करना है गर्म पानी से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा लॉजिक है, बी ऑप्शन इसका क्यों दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा कि बी ऑप्शन इसका क्यों हुआ है। देखिए दोस्तों, एक नर्स है, केयर कर रही है हेपेटाइटिस वाले क्लाइंट की जिसको पर्टुसिस बी हो चुका है, ठीक है। और तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो देखिए ऑयल कैन बी अप्लाइड टू द हेल्प विद द ड्राई स्किन एंड टू डिक्रीज द ईचिंग। जो ऑयल होगा ये क्या करेगा, ऑयल जो है आपका क्या करेगा, ईचिंग से, ईचिंग से आपको बचाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, ड्राई स्किन से बचाएगा, ठीक है ना। ईचिंग से बचाएगा, ड्राई एसिंग से बचाएगा। सो बेबी ऑयल जो वाटर में डालना बहुत ज़्यादा क्या होता है, सूथिंग इफेक्ट देता है, सूथिंग इफेक्ट देता है स्किन को, इसलिए क्या है ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। ए क्लाइंट विद पेनक्रियाटाइटिस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट। एक क्लाइंट है जिसको क्या हुआ है, एक क्लाइंट है जो कि भर्ती है किसके अंदर, वार्ड के अंदर, जिसको जो ट्रांसफर किया जा रहा है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, एक पेशेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है जिसको क्या हुआ है, पेनक्रियाटाइटिस हुआ है। क्या हुआ है, पेनक्रियाटाइटिस हुआ है। तो इस कंडीशन में देखकर नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी, मतलब नर्स क्या करेगी ऐसे पेशेंट के अंदर, क्या वो ब्लड प्रेशर लेगी हर 15 मिनट तक, या वो लेविन ट्यूब को इंसर्ट करेगी, या फिर कार्डिक मॉनिटरिंग करेगी, या फिर ड्रेसिंग चेंज करेगी पर डे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जिस पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस होता है अगर उसको आईसीयू के अंदर भर्ती किया जा रहा है तो इस पेशेंट के अंदर हमेशा लेविन ट्यूब को जल्दी से इंसर्ट कर देना है। आपको क्या कर देना है, लेविन ट्यूब के अंदर लेविन ट्यूब को इंसर्ट कर देना है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। आपको ध्यान में होनी चाहिए ये बात कि लेविन ट्यूब को आपको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, लगातार नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेवेज करना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। ताकि क्या है, आप स्टोमक को डीकम्प्रेस कर सके, क्या कर सके, स्टोमक को डीकम्प्रेस कर सके, और स्टोमक को क्या कर सके, स्टोमक को रेस्ट करा सके आप, और बोवल मूवमेंट को भी रेस्ट करा सके। इसलिए लेविन ट्यूब को इंसर्ट करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट आफ्टर द कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है। गॉल ब्लैडर को निकाला जा रहा है, ठीक है। कोलिसिस्टेक्टोमी है, हो रहा है किसी पेशेंट को, एडमिट किया गया है क्लाइंट को यूनिट आफ्टर द कोलिसिस्टेक्टोमी, और मोंटोगोमेरी स्ट्रेप्स आर यूटिलाइज्ड विद द क्लाइंट। जो मोंटोगोमेरी स्ट्रेप्स है जो कि यूटिलाइज किए गए हैं क्लाइंट के साथ में। द नर्स इज अवेयर दैट द मोंटोगोमेरी स्ट्रेप आर यूटिलाइज्ड ऑन द क्लाइंट बिकॉज। अब ये पूछा गया है कि जो एक पेशेंट है जिसको एडमिट किया गया है कोलिसिस्टेक्टोमी के बाद में, अब क्या है मोंटोगोमेरी स्ट्रेप जो है ना यूटिलाइज किए गए हैं क्लाइंट के साथ में। तो ये पूछ रहा है कि भाई मोंटोगोमेरी स्ट्रेप्स यूटिलाइज क्यों किए गए हैं क्लाइंट के साथ में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, द क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ इवेशरेशन, क्लाइंट को वुड इवेशन होने का खतरा है इसलिए। द क्लाइंट इज रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस, क्लाइंट को फ्रिक्वेंट ड्रेसिंग की आवश्यकता है इसलिए। द स्ट्रेप्स प्रोवाइड सपोर्ट, जो मोंटोगोमेरी स्ट्रेप्स जो दिए गए हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ड्रेन कराते हैं फ्लूइड को, और इंसर्टेड द इंसिजन, और जो इंसर्ट करते हैं, जो ड्रेन जो है जो सपोर्ट किए गए हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं वो स्ट्रेप्स, इसलिए लगाए गए हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है नो सूचर्स और क्लिप्स आर यूज्ड टू सिक्योर द इंसिजन, किसी भी सूचर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इंसिजन को सिक्योर करने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोंटोगोमेरी स्ट्रेप्स जो है ये करते हैं, मैं आपको बताता हूँ,
मॉन्टेगोमरी स्क्वायर क्या करता है, सिक्योर करता है किसको, क्या करता है, सिक्योर करता है मॉन्टेगोमरी स्क्वायर किसको, ड्रेसिंग्स को, ड्रेसिंग को सिक्योर करता है। और डेट रिक्वायर फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस बिकॉज द क्लाइंट विद कॉलिसिस्टोमी यूजुअली हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रेनेज ऑन द ड्रेसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लाइंट जो है ऐसे वाले, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रेनेज निकलता है, तो उस ड्रेसिंग को सिक्योर करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो मॉन्टेगोमरी स्ट्रेप जो होते हैं ना, यूज की जाते हैं कंडीशन के अंदर जिसको एलर्जिक या स्किन टाइप्स ऑफ टेप होते हैं, जो एलर्जिक होती है, जिनको एलर्जी होती है किसी टेप से, उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको है ना वुंड इवेचुरेशन होने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कि ऐसे पेशेंट के अंदर जो है ना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि क्लाइंट के अंदर आपको फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ रही है अगर किसी पेशेंट के अंदर, क्योंकि ड्रेनेज ज़्यादा हो रहा है। तो उन पेशेंट के अंदर क्या होता है, लगातार जो है मॉन्टेगोमरी स्ट्रेप्स क्या करते हैं, क्या करता है, ड्रेन कराता है ड्रेसिंग के माध्यम से, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रेसिंग के माध्यम से, और फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती, इसलिए मॉन्टेगोमरी स्ट्रेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की। द फिजिशियन हैज ऑर्डर टू द क्लाइंट मेडिसिन टू एडमिनिस्टर इंट्राथिकली। इंट्राथिकल रूट से जो है आपको किसी पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, तो इस मेडिसिन देते वक्त क्लाइंट को किस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए, इस मेथड से आप दे रहे हैं तो दोस्तों आपको सबको पता होना चाहिए कि जो इंट्राथिकल जो मेडिसिन होती है, ये डायरेक्टली किस में देते हैं आप, डायरेक्टली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में देते हैं, ठीक है, इनटू द CSF के अंदर आप इन देते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि एक होता है इंट्राओशियस जो कि बोन के अंदर देते हैं, ठीक है, कैविटीज के अंदर दे रहे हो आप, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के अंदर दे रहे हो, तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इंट्राथेकल इंजेक्शन जो है एडमिशन मेडिकेशन दी जाती है वो स्पाइनल फ्लूइड्स के अंदर ही दी जाती है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हाईलाइट में कर देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, कोई पैसा नहीं है, इसका चार्ज नहीं है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए बात करते हैं विच क्लाइंट हैज़ कैन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे PR यादव सीरीज़ भी चालू हो गई थी और हमने ख़त्म भी कर दी है उसको, 126 क्लास है उसके अंदर, जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पूरी PR यादव सॉल्व कराई हुई है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच क्लाइंट कैन बेस्ट बी असिस्ट टू द न्यूली लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स। तो विच क्लाइंट कैन बेस्ट असाइन, कौन सा क्लाइंट है जो बेस्ट असाइन किया जाना चाहिए किसको, एक प्रैक्टिकल नर्स को। एक प्रैक्टिकल नर्स है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है, उसको कौन सा क्लाइंट देना बहुत सही रहेगा, असाइन करना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, उसके लिए बात करते हैं। तो एक जैसे क्लाइंट विद रिसीविंग कीमोथेरेपी, कोई क्लाइंट है जो कि कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है, एक क्लाइंट है जो पोस्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई है जिसकी, एक क्लाइंट है जिसके ट्रांसडक्शन यूरेथ्री हुई है, TURP सर्जरी हुई है प्रोस्टेट की, ठीक है। और बात करते हैं एक क्लाइंट विद डायबिटिकुलोसिस, एक क्लाइंट है जिसको डायबिटिकुलोसिस हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो द बेस्ट जो क्लाइंट को असेस किया जाना चाहिए, न्यूली लाइसेंस क्लाइंट को असेस किया चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो कि स्टेबल क्लाइंट रहे। अब अनस्टेबल क्लाइंट को थोड़ी अभी न्यूली नर्स को आप दे देंगे, स्टेबल होना चाहिए क्लाइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब बात करते हैं डायबिटिकुलोसिस क्लाइंट जो है बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ठीक है। ऐसे पेशेंट को क्या है, न्यूली लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स को असाइन करना चाहिए ताकि वो उसकी केयर कर सके, क्योंकि स्टेबल क्लाइंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से केयर कर पाएगी कोई भी न्यूली लाइसेंस नर्स। तो आंसर क्या हो जाता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं द नर्स नॉट दैट द पेशेंट केयर असाइन लुकिंग थ्रू द पर्सनल आइटम्स ऑफ द क्लाइंट विद कैंसर। एक नर्स नोट कर रही है कि जो केयर असिस्टेंट है, ठीक है, द नर्स नोट द पेशेंट केयर असिस्टेंट लुकिंग थ्रू द पर्सनल आइटम ऑफ द क्लाइंट ऑफ कैंसर। एक नर्स असिस्टेंट कर रही है कि जो पेशेंट केयर की जो असिस्टेंट है, पेशेंट केयर को करने के लिए जो असिस्टेंट लगाई गई है, वो पेशेंट के सामान को, पर्सनल आइटम्स को बार बार देख रही है, छू रही है। तो विच एक्शन शुड बी टेकन बाय द रजिस्टर्ड नर्स। तो ये देखते हुए रजिस्टर्ड नर्स जो है वो क्या एक्शन लेगी, भाई आपकी जो क्लाइंट है
ना आपकी जो पेशेंट है उसको जो असाइन की गई है, पेशेंट केयर असिस्टेंट जो असाइन की गई है उसको, तो असिस्टेंट क्या कर रही है, उसके जो सामान है, जो पर्सनल आइटम्स है किसी कैंसर वाले पेशेंट के, उसको छू रही है। तो नर्स का क्या एक्शन होना चाहिए इस चीज़ को देखते हुए? क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट को ये नोटिफाई करेगी कि भाई ये चोरी कर रही है, या रिपोर्ट करेगी उसके बिहेवियर को, और चार्ज नर्स से रिपोर्ट करेगी कि भाई उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है? और थर्ड ऑप्शन है कि मॉनिटर द सिचुएशन को मॉनिटर करेगी, नोट करेगी, और ये देखेगी भाई कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है, या फिर इग्नोर करेगी सिचुएशन को अनटिल जब तक कि कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हो जाती। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है आपका, उसकी केयर करने वाले कोई भी असिस्टेंट है, वो आपकी नर्स पेशेंट के सामानों को छू रही है, ठीक है, उसकी पर्सनल आइटम को देख रही है, लुकिंग कर रही है, तो आपको क्या करना है, आपको जो आपकी चार्ज नर्स है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, उसको ये चीज़ रिपोर्ट करनी है, ठीक है, कि ये जो असिस्टेंट है ये पेशेंट के सामानों को छू रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपका आंसर, बेहतर आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि द बेस्ट एक्शन जो होना चाहिए वो रिपोर्ट करना चाहिए इंसिडेंट को चार्ज नर्स को, ठीक है, ताकि वो फर्दर एक्शन जो है वो लिया जा सके, है ना, उसके द्वारा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। द नर्स overhears द पेशेंट केयर असिस्टेंट हार्शली द क्लाइंट विद डिमेंशिया। एक नर्स है, वो ओवरहियर्स द पेशेंट केयर असिस्टेंट, वो देखती है कि जो पेशेंट को केयर करने वाली जो असिस्टेंट है, ठीक है, वो क्लाइंट से बहुत ही गुस्से से बात कर रही है, बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही है, बहुत ही हार्शली बात कर रही है ऐसे क्लाइंट से जो कि जिसको डिमेंशिया हुआ है, ठीक है, मेमोरी लॉस हुई है जिसकी। तो ऐसे पेशेंट से क्या है, नर्स है वो देख रही है कि जो असिस्टेंट लगाई गई है केयर करने के लिए पेशेंट की, वो डिमेंशिया वाले पेशेंट से काफ़ी गुस्से में, काफ़ी हार्शली, बहुत ही गलत तरीके से बात कर रही है। तो द चार्ज नर्स, तो जो चार्ज नर्स है, जो इंचार्ज नर्स है, उसको क्या करना चाहिए इस कंडीशन को देखते हुए? क्या वो चेंज कर दे असिस्टेंट को, उसको चेंज कर देना चाहिए, जो असिस्टेंट है उसको चेंज कर देगी, तुम बहुत ख़राब हो, तुम इधर से हट जाओ? या फिर एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विद द नर्सिंग असिस्टेंट, आप नर्सिंग असिस्टेंट से बातचीत करो, इंटरेक्ट करो कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, और डिस्कस करो मैटर को विद द क्लाइंट फैमिली, जो क्लाइंट है उसकी फैमिली है, उसको इस चीज़ को डिस्कस करो, और इनिशिएट करो ग्रुप सेशन विद द नर्सिंग असिस्टेंट, और एक ग्रुप सेशन को इनिशिएट करो ताकि नर्सिंग असिस्टेंट को आप समझा सके। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको सीधा एक्सप्लोर करना है चीज़ों को कि भाई इंटरेक्ट किस प्रकार से आप नर्सिंग असिस्टेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सप्लोर कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए नर्सिंग असिस्टेंट से, तो उसको समझाइए इंटरेक्ट करके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट से एक्सप्लोर कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए चीज़ों को, ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को संभाला जा सके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न की। ए होम हेल्थ नर्स इज प्लानिंग फॉर हर डेली विजिट। एक होम हेल्थ नर्स है, वो डेली विजिट की प्लानिंग कर रही है। विच क्लाइंट शुड द होम हेल्थ नर्स फर्स्ट विजिट? तो कौन सा क्लाइंट ऐसा होगा जिसकी होम विजिट सबसे पहले नर्स करेगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो एड्स का क्लाइंट है जिसको फॉस कार्नेट से ट्रीट किया जा रहा है, या फिर वो फ्रैक्चर का क्लाइंट है जिसको फीमर का फ्रैक्चर है और उसको लॉन्ग लेग कास्ट बांधा हुआ है, या फिर ऐसा क्लाइंट जिसको लेरिंग्स का कैंसर है और लेरिंगोटॉमी की जा चुकी है, या फिर डायबिटिक अल्सर वाला क्लाइंट है जिसको लेफ्ट फुट के अंदर डायबिटिक अल्सर हुआ है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन के अंदर से सबसे पहले जो नर्स है वो कौन से क्लाइंट के पास जाएगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको लेरिंगल कैंसर होता है और लेरिंग्स को बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे पेशेंट के पास सबसे पहले जाना होता है। जो होम केयर हेल्थ नर्स होती है जो विजिट करेगी, वो ऐसे पेशेंट के अंदर या ऐसे पेशेंट के घर पे सबसे पहले विजिट करती है। क्यों करती है? क्योंकि देखिए दोस्तों, एक क्लाइंट है जिसको लेरिंगल कैंसर हुआ है, उसको क्या है, एयरवे अल्ट्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, एयरवे के अंदर रुकावट भी आ सकती है, इसलिए ऐसे पेशेंट को जाकर देखना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द नर्स इज असाइन टू द केयर फॉर एक इन्फेंट विद फिजियोलॉजिक जॉन्डिस। एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है, एक बच्चा है, एक इन्फेंट है, ठीक है, जिसको क्या हुआ है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है जन्म के 24 आवर के बाद में देखने को मिलता है, ठीक है।
24 आवर के बाद में देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और कौन सा एक्शन जो है नर्स के द्वारा लिया जाना चाहिए ताकि जो बिलिरुबिन है बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, बिलिरुबिन, उसको बाहर निकाला जा सके। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि क्लाइंट की फ्लूइड इंटेक को बढ़ा दीजिए, क्लाइंट के बॉडी टेम्परेचर को कम जो है नॉर्मल कीजिए, मेंटेन कीजिए, और टेक्टाइल स्टिमुलेशन को कम कीजिए, या फिर कैलोरिक इंटेक को कम कर दीजिए। तो सही उत्तर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? इसके अंदर सबसे बेहतर उत्तर मुझे नज़र आ रहा है कि क्लाइंट के फ्लूइड इंटेक को बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? जो बच्चा है उसके फ्लूइड इंटेक को आप बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? क्लाइंट के फ्लूइड इंटेक को बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा दीजिए? क्योंकि आप सभी को पता है बिलिरुबिन क्या है, किडनी के द्वारा तभी एक्सक्रीट हो सकता है, बाहर निकल जाता है जब आप फ्लूइड को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए और ये ऑप्शन मैंने सही माना था। अब बात करता हूँ नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन की। द ग्रेजुएट लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए क्लाइंट विद वेंटिकुलर सपोर्ट। एक क्लाइंट है जिसको वेंटिकुलर सपोर्ट की आवश्यकता है। कौन सी लाइसेंस नर्स दे रही है केयर? ग्रेजुएट लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स जो है उसको लगाया गया है वेंटिकुलर सपोर्ट देने के लिए। किसी वेंटिकुलर सपोर्ट पे कोई पेशेंट है उसकी केयर करने के लिए लगाया गया है ग्रेजुएट लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स को। अब उसका क्या है, ऑर्गन डोनेशन होना पेंडिंग है, मतलब कि उसके ऑर्गन डोनेशन होना पेंडिंग है उस पेशेंट का। तो कौन सा गोल होना चाहिए प्रायोरिटी पे इस पेशेंट के लिए? तो पहला उत्तर क्या है आपका? मेंटेन द क्लाइंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट 70 mmHg और ग्रेटर। आप पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 70 mmHg या उससे ज़्यादा रखेंगे, क्या ये काम आपका होना चाहिए? मेंटेन द क्लाइंट यूरिनरी आउटपुट, आप पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट को 300 cc पर आवर तक रखना है आपको, क्या ये आपको करना चाहिए? मेंटेन द क्लाइंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको पेशेंट का जो रेक्टल टेम्परेचर है उसको 33 डिग्री से सेल्सियस फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रखना है। या मेंटेन द क्लाइंट हीमोक्रेट लेवल लेस देन 30%, या फिर क्लाइंट का जो हीमोक्रेट लेवल है उसको 30% से कम रखना है। तो ऐसे पेशेंट का ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आप वेंटिलेटर सपोर्ट वाला पेशेंट, जो पेंडिंग ऑर्गन डोनेशन वाला पेशेंट जो है, तो उस पर ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो है आपको ब्लड प्रेशर जो है 70 mmHg, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 mmHg या उससे ज़्यादा रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि एक पेशेंट है जो कि व्हेन द कैडेवर क्लाइंट इज बीइंग ट्रीटेड टू डोनेट एन ऑर्गन, अगर कोई कैडेवर क्लाइंट है, ठीक है, जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है लेकिन वो ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, तो जब भी कोई कैडेवर क्लाइंट है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 70 mmHg ज़्यादा रहे, ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो डोनर ऑर्गन जो है, डोनर के ऑर्गन्स उनको मिलती रहे। तो मिनिमम 70 mmHg से ज़्यादा आपको प्रेशर रखना ही है ऐसे पेशेंट में जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, यानी कि मृत्यु होने वाली है, या फिर जो ऑर्गन डोनेशन उसका होने वाला है पेंडिंग। तो ऐसे पेशेंट के लिए 70 mmHg और उससे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहना चाहिए, ताकि जो ऑर्गन है जो कि वो डोनेट करने वाला है उसको सीमित मात्रा में जो है ब्लड सप्लाई मिलती रहे। इसलिए ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको सारे ऑप्शन में से एक बेहतर उत्तर टिक करना होता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो क्यों टिक कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, विच एक्शन बाय द नॉविस नर्स इंडिकेट्स ए नीड टू फर्दर टीचिंग। कौन सा एक्शन ऐसा है नर्स का जिसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा वापस से टीचिंग कराने की आवश्यकता है, मतलब कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन नर्स के माइंड में बैठ गई है जिसको सही करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चार ऑप्शन में से गलत चीज़ कौन सी कर रही है नर्स जिसको सुधारना बहुत ज़्यादा आवश्यक है? द नर्स फेल्स टू वियर ग्लव्स टू रिमूव द ड्रेसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नर्स ने ग्लव्स ही नहीं पहने ड्रेसिंग करने से पहले, कि ये चीज़ के लिए नर्स को वापस बताना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, द नर्स अप्लाइज एन ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर टू द ईयर लॉब। नर्स ने ऑक्सीजन सेचुरेशन लेने के लिए ईयर लॉब से पर जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर कनेक्ट कर दिया, क्या ये बात सही है? थर्ड ऑप्शन, द नर्स इवेलुएट्स द हेड ऑफ द बेड टू चेक द ब्लड प्रेशर। नर्स ने थोड़ा सा एलिवेट कर दिया हेड ऑफ द बेड को ताकि ब्लड प्रेशर वो ले सके, तो ये ऑप्शन भी क्या सही है? लास्ट ऑप्शन है, द नर्स प्लेसेस द एक्सट्रीमिटी इन द डिपेंडेंट पोजीशन
टू एक्वायर द पेरिफेरल ब्लड सैंपल। पेरिफेरल ब्लड सैंपल लेने के लिए नर्स ने लो एक्सट्रीमिटीज है उसको डिपेंडेंट पोजीशन में कर दिया है। क्या ये ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नर्स भाई ग्लव्स क्यों नहीं पहन रही है ड्रेसिंग करने से पहले? ये तो गलत प्रैक्टिस हो गई, गलत प्रैक्टिस हो गई ना। तो इस चीज के लिए आपको नर्स को वापस बोलना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रही है। आपको हमेशा जो है ग्लव्स को पहनना है, ग्लव्स को पहनना है, ग्लव्स को वियर करना है किसी भी ड्रेसिंग को रिमूव करने से पहले, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आप इन्फेक्शन दे सकते हो किसी पेशेंट के अंदर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। इसके अंदर गलत उत्तर का चयन करना था इसलिए मैंने इसको राइट कर दिया है। फर्दर टीचिंग नर्स की करा दी है इस क्वेश्चन को लेके। चलिए बात करते हैं ना, द नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद मेमोग्राफी। अब ध्यान रखिए मेमोग्राफी, ठीक है, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन हो रहा है, मेमोग्राफी हो रहा है। किसी पेशेंट को मेमोग्राफी कराने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी क्लाइंट को नर्स प्रिपेयर करिए किसी क्लाइंट को मेमोग्राफी कराने के लिए। टू प्रिपेयर द क्लाइंट विद फॉर मेमोग्राम कराने से पहले क्लाइंट को द नर्स शुड टेल द क्लाइंट, नर्स क्या बोलेगी क्लाइंट को? किसी फीमेल क्लाइंट है जिसको मेमोग्राफी हो रही है, मेमोग्राफी कराने से पहले नर्स क्या कहेगी क्लाइंट को, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि टू डिस्ट्रिक्ट द हर फैट इंटेक फॉर 1 वीक बिफोर द टेस्ट। टेस्ट कराने से पहले एक वीक पहले क्लाइंट को बोलिए कि आप फैट को कम कर दीजिए लेना, फैट को लेना रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। सेकंड, टू ओमिट क्रीम्स, आप क्रीम्स पाउडर डिओड्रेंट्स एग्जामिनेशन करने से पहले मत लगाइए। तीसरी चीज, मेमोग्राफी जो है रिप्लेस की जा सकती है टू नीड द सेल्फ ब्लेस्ड एग्जामिनेशन, दैट मेमोग्राफी रिप्लेस द नीड फॉर सेल्फ ब्लेस्ड एग्जामिनेशन। और चौथा है दैट मेमोग्राफी रिक्वायर ए हायर डोज ऑफ रेडिएशन देन एन एक्सरे, एक्सरे से ज़्यादा डोज मेमोग्राफी में दी जाती है, ये ऑप्शन है। तो नर्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बतानी है ये करने से पहले? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कोई क्रीम लगा के मत आइएगा, कोई डीओ लगा के मत आइएगा, आपको फैशन शो नहीं हो रहा है जो आप डीओ लगा के आ रही है, क्रीम लगा के आ रही है, ठीक है, और किसी के पक्का पाउडर लगा के आ रही है ब्रेस्ट पे। इससे क्या होता है फॉल्स रीडिंग आती है, क्या होती है फॉल्स रीडिंग आती है, ठीक है, और ईचिंग भी हो सकती है, स्किन जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मना किया जाता है पेशेंट को कि भाई आप ये सब चीज़ें मत करके आइएगा टेस्ट कराने से पहले। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूममेट्स वुड बी द बेस्ट फॉर द क्लाइंट न्यूली एडमिटेड विद गैस्ट्रिक डिसेक्शन। कौन से रूममेट्स जो है बेस्ट होंगे किसी भी क्लाइंट के लिए जो कि न्यूली एडमिट हुआ है गैस्ट्रिक डिसेक्शन से, मतलब कि जिसके स्टमक पार्ट को कुछ काट के बाहर निकाल दिया गया है, तो कौन से रूममेट बेस्ट होने वाले हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। द क्लाइंट विद क्रोन डिसीज, द क्लाइंट विद निमोनिया, द क्लाइंट विद गैस्ट्राइटिस, द क्लाइंट विद फ्लेबाइटिस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या होती है कि जब जो मोस्ट सुटेबल रूममेट फॉर द क्लाइंट विद गैस्ट्रिक रिजेक्शन इज देयर द क्लाइंट विद फ्लेबाइटिस, बिकॉज फ्लेबाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल एंड नॉट इन्फेक्शन। किसी ब्लड वेसल हो मतलब फ्लेबाइटिस, एक क्लाइंट विद फ्लेबाइटिस वाला जो क्लाइंट है ये रूममेट बन सकता है ऐसे पेशेंट का जिसको गैस्ट्रिक की सर्जरी हुई है। क्यों बन सकता है रूममेट उस पेशेंट का? क्योंकि जो फ्लेबाइटिस है ये इन्फेक्शियस, ये ना इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल। अब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल होना क्या कहलाता है? फ्लेबाइटिस। अब फ्लेबाइटिस वाला पेशेंट है तो कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो है नहीं। अब क्रोन डिसीज वाला क्लाइंट है, गैस्ट्रिक डिसीज वाला क्लाइंट है, ये फ्लेबाइटिस वाले पेशेंट के साथ में आप रख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, गैस्ट्रिक डिसीजन वाले क्लाइंट को फ्लेबाइटिस वाले पेशेंट के साथ में आप रूममेट रख सकते हैं, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है इसलिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स इज वर्किंग विद ए रजिस्टर्ड नर्स एंड द पेशेंट केयर असिस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट शुड बी केयर बाय द रजिस्टर्ड नर्स। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है जो कि वर्क कर रही है किसके साथ में? रजिस्टर्ड नर्स के साथ में, और एक पेशेंट केयर असिस्टेंट के साथ में। तो कौन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट शुड बी केयर बाय द रजिस्टर्ड नर्स? तो
कौन सा क्लाइंट जो है रजिस्ट्रेशन नर्स जिसकी केयर करेगी वो कौन सा क्लाइंट होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड नर्स जो है वो कौन से पेशेंट की केयर करेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या वो ऐसे पेशेंट की केयर करेगी जिस जो अभी अभी पहले 2 दिन पहले उसकी पोस्ट एपेंडेक्टोमी हुई है, या फिर 1 वीक पहले पोस्ट थायरेक्टोमी वाले पेशेंट की केयर करेगी, या फिर 3 दिन पहले जिसकी स्प्लीन को हटा दिया गया उसकी केयर करेगी, या फिर 2 दिन पहले जिसकी थोरेकोटोमी हुई है उसको करेगी। तो ध्यान रखना, जो मोस्ट क्रिटिकल क्लाइंट जो होगा ना इसके अंदर, वो होगा एक क्लाइंट विथ 2 days पोस्ट थोरेकोटोमी। ठीक है, इसलिए जो रजिस्टर्ड नर्स होगी वो इसकी केयर करेगी, ये ध्यान रखना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स इज ऑब्जर्विंग ए ग्रेजुएट नर्स एज शी एसेस द सेंट्रल वीनस प्रेशर। एक लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है वो ऑब्जर्व कर रही है एक ग्रेजुएट नर्स को, यानी कि एक लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स ऑब्जर्व कर रही है किसको, ग्रेजुएट नर्स को। कब एसेस कर रही है, जब वो ग्रेजुएट नर्स सेंट्रल वीनस प्रेशर ले रही है किसी पेशेंट का। तो विच ऑब्जर्वेशन वुड इंडिकेट दैट द ग्रेजुएट नीड्स फर्दर टीचिंग। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन ये बताएगा कि अभी जो ग्रेजुएट नर्स है उसको और भी चीज़ें सीखनी है, उसको फर्दर टीचिंग होना आवश्यक है, किसको लेते हुए, सेंट्रल वीनस प्रेशर को लेते हुए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है द ग्रेजुएट प्लेसेस द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजिशन। जब भी एक क्लाइंट है जिसको सेंट्रल वीनस प्रेशर लिया जा रहा है तो उसको क्या सुपाइन पोजिशन रखना चाहिए। टू रीड द मैनोमीटर को रीड करने के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन रखना चाहिए, क्या ये ऑप्शन है। बाद में बात करें सेकंड, द ग्रेजुएट टर्न्स, तो ये ऑप्शन, ये तो बिल्कुल सही उत्तर है, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, सुपाइन पोजीशन रखना चाहिए तभी मैनोमीटर पे रीडिंग देख सकेंगे आप, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही कर रही है वो नर्स। द ग्रेजुएट टर्न्स द स्टेप क्लॉक टू द ऑफ पोजीशन फ्रॉम द आईवी फ्लूइड टू द क्लाइंट, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो ग्रेजुएट नर्स है वो स्टेप क्लॉक को क्या करते स्टेप क्लॉक को क्या करते हैं, ऑफ पोजीशन रखती है फ्रॉम द आईवी फ्लूइड टू द क्लाइंट, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरी चीज, द ग्रेजुएट इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म द वाल्सेवा मैनेवर ड्यूरिंग द सीवीपी रीडिंग। नहीं दोस्तों, सेंट्रल वीनस प्रेशर की जब रीडिंग ले रहे हैं आप, ड्यूरिंग रीडिंग लेने के समय में कभी भी पेशेंट को नहीं बोलेंगे कि आप वाल्सेवा मैनेवर ट्राई कीजिए, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसको फर्दर टीचिंग की आवश्यकता है कि नहीं, ऐसा नहीं करते। जो क्लाइंट है उसको नॉर्मली ब्रीथ करते रहना चाहिए जब भी सेंट्रल वीनस प्रेशर की मॉनिटरिंग की रीडिंग आ रही है, इसलिए कभी भी वाल्सेवल मैनेवर को नहीं बोलेंगे नॉर्मल आप ब्रीथिंग कीजिए जब भी आप सीवीपी मॉनिटर से रीडिंग ले रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इस ऑप्शन के लिए आपको नर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई आप इस चीज़ को ठीक कीजिए, ये आपको ऐसा नहीं करना है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, द ग्रेजुएट नोट्स द लेवल एट द टॉप ऑफ द मेनिस्कस, ये भी बिल्कुल सही बात है। मेनिस्कस पे ग्रेजुएट नोट्स रीडिंग को लिखेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूममेट्स वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द क्लाइंट विद मस्थीनिया ग्रेविस। कौन सा ऐसा रूममेट है जिसको मस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के साथ में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप इसका आंसर दीजिए। 49 क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। एक क्लाइंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म, एक पेशेंट है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, उसको मस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के साथ रख सकते हैं क्या, बताओ, रख सकते हैं क्या। बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। सेकंड ऑप्शन, क्रोन डिसीज वाले के साथ में नहीं रख सकते, पायलोनेफ्राइटिस वाले के साथ में नहीं रख सकते, ब्रोंकाइटिस वाले के साथ में नहीं रख सकते, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले के साथ में क्यों रख सकते हैं। जो मोस्ट सुटेबल रूममेट जो होने वाला है ना मस्तिष्क के कंडीशन वाले में, हाइपोथायरॉयडिज्म होने वाला है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट जो है क्या है, क्वाइट है। ठीक है, और क्रोन डिसीज वाला बार बार बाथरूम में भागेगा, तो इसके साथ रखना ही नहीं है। ठीक है, और ये जो किडनी इन्फेक्शन है इसके साथ भी रखना नहीं है। वो ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट खांसेगा, कफ करेगा, तो इसके साथ भी रखना नहीं है। तो क्वाइट वाला एनवायरनमेंट किसके साथ मिल सकता है,
जो पेशेंट जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन कम हो चुके हैं। तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा, रूममेट आप रख सकते हैं। अब आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। ए नर्स एम्प्लॉयड इन द इमरजेंसी रूम is responsible for the triage of 4 client injured in a motor vehicle accident. Which of the following client should receive priority in care? एक नर्स है जो कि इमरजेंसी रूम के अंदर काम कर रही है। अब उसको ये देखना है, उसके बाद 4 मरीज आ गए। एक तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वाला मरीज आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट शुड बी रिसीव प्रायोरिटी केयर। अब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं या फिर बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। तो कौन से क्लाइंट की सबसे पहले मदद करेगी वो नर्स? अब ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक क्लाइंट जो कि 10 साल का है बच्चा, जिसको फेस पे थोड़ा कट लगे हैं, कैसी केयर आप पहले करेंगे? एक 15 साल का ओल्ड बच्चा है जिसको एक्सटर्नल ब्रूसेस इंजरी हुई है, क्या इसकी केयर करेंगे? या 34 साल का एक व्यक्ति है जिसको फ्रैक्चर हुआ है फीमर का, क्या इसकी केयर सबसे पहले करेंगे? ये 50 साल का एक व्यक्ति है जिसको एल्बो डिसलोकेट हो चुका है, क्या इसकी केयर पहले करेंगे? तो सही उत्तर कौन सा होगा? ट्रायज के अनुसार सबसे पहली प्राथमिकता किस पेशेंट को देनी चाहिए? तो ध्यान रहे दोस्तों, एक टीनेजर है जिसको एक्सटर्नल ब्रूसेस इंजरी हुई है। इससे क्या हो सकता है, एयरवे जो है और इसके साथ में ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है क्लाइंट को। क्या हो सकती है? ऑक्सीजनेशन, और एक्सटर्नल की इंजरी, एक्सटर्नल की इंजरी हुई है। तो ऐसे क्लाइंट को क्या है, देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है पहली प्रायोरिटी, ताकि एयरवे मेंटेन रह सके, ब्रीथ मेंटेन रह सके। इसलिए ऐसे बच्चे को प्राथमिकता देते हैं आप कभी भी, जब भी आप किसी पेशेंट को इमरजेंसी रूट में ट्रायज के अंदर ले रहे हैं। तो आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं मैं कि आपको 25 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिल सके। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कल फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपके सामने 25 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो उसको भी आप देखिएगा और साथ में पी.आर. यादव सीरीज़ को देख लीजिएगा। ओबीजी के जो थ्योरी पार्ट है उसको भी करा रहा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। तमाम नर्सिंग चैनल्स जो है आप सभी के, उसी तरह से हमारा चैनल भी है, इसको भी फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।